तो बच्चों आइए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी ली कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ मौजूद है। इस बात को जांचने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं इसका मतलब है देयर इज लाइफ एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क को तो हम समझ चुके हैं, इसमें अब कोई दिक्कत है नहीं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जाहिर सी बात है कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में या किस चीज के बारे में पढ़ाई करनी है ये बात एस्टैब्लिश हो गई। अब जिनके बारे में पढ़ाई करनी है वो कितने हैं ये भी तो पता चले। सो बायोलॉजी इफ इट स्टडीज अबाउट लाइफ वी ऑल्सो नीड टू नो कि कितनी वैरायटी की लाइफ है और क्या हर उस वैरायटी के बारे में स्टडी किया जा सकता है, क्या ये मुनासिब है, इज इट पॉसिबल। तो यहीं से चर्चा होती है बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट की। बायोडाइवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं। सो ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, उनकी कितनी डाइवर्सिटी है। तो लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानने से पहले एक चीज और बता दूं, हमारे आसपास जो लाइफ फॉर्म्स दिखाई देते हैं वो प्लांट और एनिमल्स ही हैं। क्या हम किसी बैक्टीरिया को देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना सूक्ष्मदर्शी के। सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और वो भी सिंपल नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कुछ तो ऐसे हैं बहुत छोटे हैं जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक की जरूरत पड़ती है। तो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देता, फंगस हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, फंगस के कुछ कंडीशंस हैं उनकी लाइफ में जब वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी का बनना। स्पोर फॉर्मेशन से पहले फंगस में फ्रूटिंग बॉडी आती है जो मशरूम के रूप में हम देखते हैं। सो इफ वी हैव अ लुक एट द मशरूम, हम क्लियरली समझ सकते हैं कि भाई ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये फंगस का रिप्रोडक्टिव फेज है। अदरवाइज फंगस जब फंगल हाइफे के रूप में मौजूद होता है तो दिखाई नहीं देता। इस पर चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करेंगे, लेकिन अभी हम बायोडाइवर्सिटी और उसमें भी जो हमें दिखाई देते हैं ज्यादातर हम उस पर चर्चा करेंगे यहां पर। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी, है ना। सबको हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। नाउ साइंटिस्ट का जो अब तक का अनुमान है और जब अब तक की जो खोज है उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन स्पीशीज दैट हैव बीन साइंटिफिकली नेम्ड एंड क्लासिफाइड, जिनका नामकरण हो चुका है और जिनको क्लासिफाई किया जा चुका है। मतलब जिनके आकार, प्रकार, कैरेक्टर, उनकी विशिष्टताओं के बारे में चर्चा हो चुकी है, उनकी 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 हैबिट्स के बारे में हम जानते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स हैं 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन, तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इसका एक रेंज है। तो हम जनरली कह देते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है इंडियन सिस्टम में 10 लाख, है ना। तो अगर इसको लाख में कन्वर्ट करें तो ये 17 से 18 लाख का फिगर बनता है, LAKHS लैक्स, है ना। 1.7 टू 1.8 मिलियंस या 17 टू 18 लैक्स, ऐसा जो है माना जाता है। ऐसा क्यों, ये रेंज क्यों है? 17 लाख क्यों नहीं या 18 लाख ही क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे एरियाज में साइंटिफिक नेमिंग हुई है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के एक से अधिक नामकरण हुए हैं। तो इस बात को इंश्योर करना एग्जैक्टली प्रिसाइजली कि 17 लाख ही है या 18 लाख है, ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसको किया नहीं जाता। 17 लाख भी कहिए, 18 लाख भी कहिए, चलेगा। दिस इज अबाउट द टोटल ऑर्गेनिजम्स, है ना। लेकिन इस 1.7 मिलियन या 17 लाख में हम सिर्फ बात करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की। एनिमल्स इनमें ज्यादा हैं, प्लांट्स इनमें कम है। सो दीज इंक्लूड नियरली 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट। 0.5 मिलियन का क्या मतलब हुआ? 1 मिलियन अगर होता तो 10 लाख, 0.5 मिलियन का मतलब 5 लाख प्लांट्स की, पेड़ पौधों की प्रजाति, 5 lakhs।
5 lakhs. So out of 17 lakhs, 12 lakhs एनिमल्स को जाता है और 5 lakhs टाइप ऑफ प्लांट्स हैं. टाइप 5 लाख ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं, इट्स अबाउट द टाइप. 5 लाख प्रकार की प्रजातियां. अब उसमें एक आम की प्रजाति ही ले लो तो हमारे कंट्री में पता नहीं करोड़ों वृक्ष होंगे, अरबों हो सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं. हमारे पूरे देश में आम के पेड़ तो खूब होते हैं, है ना. हर जगह तो खैर नहीं है, अब लद्दाख में आम का पेड़ नहीं है, लेकिन जहां पर भी हैं, अगर आप उन सारे आम के पेड़ों को जोड़ेंगे तो वो करोड़ों अरबों में चली जाएगी संख्या. 1 2 4 तो नहीं होंगे. तो इस 5 लाख में से तो वो एक ही है आम, समझ गए. सो दिस इज हाउ वी कंसिडर अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब आप खुद सोच के देखिए कि 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में कैसे स्टडी करी जाए. आपको मैं 500 नाम याद करा दूं आपके फ्रेंड्स के स्कूल में, भूल जाओगे. 500 नहीं याद रख पाओगे. 500 नाम खूब सुबह शाम रटाया जाए तो एक बार बताइए, तो 17 से 18 लाख, ये इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क. साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करने का एक यूनिक तरीका निकाला हुआ है क्लासिफिकेशन के माध्यम से, कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं. जो एक जैसे हैं उनको एक सिमिलर ग्रुप में, और जो दूर दूर से सिमिलर नहीं है उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाए. सो मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिससे हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स की सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं. जैसे कि आप जंगल में गए तो आपको हिंस्र जीव, खूंखार जीव, कार्निवोरस, मान लीजिए लायन दिखाई दिया. आप नए हैं एज अ बायोलॉजिस्ट, आपको नहीं पता लायन, आप जंगल में पहली बार गए, मान लीजिए आपको लायन दिखाई दिया, आप समझ गए अच्छा ये तो खतरनाक है, खा जाएगा मुझे. थोड़ा आगे बढ़े टाइगर दिखाई दिया, आपने कहा अच्छा खतरनाक ये भी है, ये भी खा जाएगा. फिर आगे बढ़े तो तेंदुआ मिला, लेपर्ड मिला, आपने कहा अरे ये भी खतरनाक है. और आपने एक चीज देखा, वो जो लायन था और जो टाइगर था और ये जो तेंदुआ, ये एक जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ, एटलीस्ट हैबिट में. स्किन कलर तो अलग अलग है लेकिन तौर तरीका वही है. फिर आपको हाथी मिला, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खतरा तो इससे भी है, कुचल के मार देगा, लेकिन नाखून या पंजों से नहीं मारेगा, तो वो अलग हो गया. समझे. फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा हाथी इतना विशाल का है और छोटे छोटे हिरन, हाथी भी पत्तियां और घास खा रहा है, हिरन भी पत्तियां और घास खा रहे हैं. तो आप एक कंक्लूजन पर निकले कि ये दोनों एक जैसे हैं. मे बी हर्बीवोर आपने नाम दे दिया, और वो तीनों कार्निवोर थे. इस तरह से ग्रुपिंग कर लिया गया. तो यही है सारा खेल कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर. तो शुरुआत ऐसे ही हुआ क्लासिफिकेशन. बाद में सिमिलैरिटीज को देखने का तरीका बहुत ज्यादा यूनिक होता चला गया. आज की डेट में सिमिलैरिटीज हम मॉलिक्यूलर लेवल पर भी देखते हैं, कौन सा पेड़ क्या केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है. हो सकता पत्तियां देखने में अलग हो सकता है फ्लावर देखने में अलग हो, लेकिन हो सकता है सेम टाइप ऑफ केमिकल को वो प्रोड्यूस करके एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हो. या हम इवोल्यूशन के द्वारा जो चेंजेस हुए उनको भी ढूंढ सकते हैं. जैसे कि ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्ट रहे. इस चैप्टर में इतनी बात नहीं है बताने की, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको इसमें इमर्सिव वे में पढ़ाई करनी है, एकदम एब्जॉर्ब होकर के चीजों को समझना. एक एग्जांपल देकर के आगे बढ़ते हैं. वेल और शार्क, आप दोनों को देखिए समंदर में जाकर के, लगभग एक जैसी दिखाई देंगी, लंबी सी हैं वेल और शार्क, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. वेल हमसे मिलती जुलती है. वी ह्यूमन आर मैमल्स, वेल मैमल है. शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिक्थिस क्लास को बिलोंग करने वाली, और वेल क्लास मैमेलिया को बिलोंग करने वाली. हालांकि आज की मौजूदा स्थिति में दोनों पानी में रहती हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, लेकिन जब बारीकी से ध्यान दीजिए, अध्ययन किया जाए, तो वेल के अंदर मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, इसलिए वो मैमल है. तो सिमिलैरिटीज को सिर्फ बाहरी आवरण को देख करके हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात नहीं करेंगे. इन टोटैलिटी अंदर की संरचना देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, और ये भी कंसिडर करेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं. भाई वेल तो पहले जमीन पे ही रहती थी, मैमल तो जमीन पे ही हुए, बाद में वो पानी में चली गई,
है ना। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर पे मैं बता दूं एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख करके ही शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, ठीक है। सो नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डिफर ग्रेटली इन देयर फॉर्म, फॉर्म जो उनका बॉडी फॉर्म है, स्ट्रक्चर, डिजाइन जो है बॉडी की, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। ये देखिए प्लांट एनिमल्स दे आर वाइडली अपार्ट, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। सो एक कंपैरिजन हम दे सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना लाइब्रेरी में किताब को रखने जैसा ही है। तो जस्ट एज इन लाइब्रेरी बुक्स आर अरेंज्ड so वी कैन इजिली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वन। आप एक बार बताइए, कहीं पर 1 लाख किताबें रखी हों और आपको कहा जाए कि आपको जो किताब पढ़नी है उसी ढेर में है, 1 लाख किताबों के ढेर में, आप परेशान हो जाएंगे। तो किया क्या जाता है, लाइब्रेरियन क्या काम करता है, लाइब्रेरियन करता है ये कि अलग अलग किताबों को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑथर्स के हिसाब से या ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से अरेंज करके रखेगा। हर लाइब्रेरी का अपना रूल होगा, है ना। तो आप मान लीजिए गए कि आप कहते हैं जी मुझे तो साइंस में बायोलॉजी की किताब चाहिए, तो लाइब्रेरियन विल पॉइंट आउट, रुको रुको रुको, उधर आर्ट्स का सेक्शन है, उधर कॉमर्स का सेक्शन है, इधर साइंस का सेक्शन है। साइंस में भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं देखनी, बायोलॉजी पर ही आना है स्ट्रेट अवे। सिंपल, बहुत आसान है। लेकिन अगर वही क्लासिफिकेशन ना हुआ हो और आपको 1 लाख किताबों में से ढूंढने को कह दिया जाए कि भाई है तो इसी में, अब आप ढूंढ लो, तो आपको बायोलॉजी की किताब ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो इन द सेम वे इफ द ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम टू मेक देयर स्टडी इजी, इनको अगर हम एक सिस्टम में अरेंज कर दें बहुत आसानी से इसकी स्टडी फिर करी जा सकती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करने की जो विद्या है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी वो है जो क्लासिफिकेशन के रूल्स को फॉलो करता है। तो टैक्सोनॉमी एक साइंस की ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन, है ना। तो हम टैक्सोनॉमी को सिंपली साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की विज्ञान को टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द की परिकल्पना किसने करी थी? टैक्सोनॉमी वर्ड वाज कॉइन्ड बाय दिस जेंटलमैन ऑगस्टीन पायरोल डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल के नाम से जाने जाते हैं। सो इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले उजागर किया था। सो दिस जेंटलमैन इज एपी डी कैंडोल, नाम याद रखिएगा। ग्रीक टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय हिम। लेकिन मजे की बात यह कि जिसने सबसे ज्यादा कार्य किया टैक्सोनॉमी में वो ये नहीं है, इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है श्रीमान कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी शब्द तो इन्होंने दिया लेकिन फादर कैरोलस लिनियस है। ये कैसी बात हुई? नहीं, कई बार आप लोग सोच रहे ऐसा कैसे भाई, जिसने नाम दिया उसी को होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ तो फादर कोई है, नाम पता लगा चाचा ने रख दिया तो नाम तो फादर ने नहीं दिया ना, नाम तो किसी और ने रख दिया, है ना। तो काम किया लिनियस ने टैक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा। टैक्सोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को एक मुकाम तक ले जाने में कैरोलस लिनियस, स्वीडिश साइंटिस्ट जिनका स्वीडिश लैंग्वेज में नाम था कार्ल वॉन लिने, जिनको कैरोलस लिनियस कहते हैं अंग्रेजी में, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और कैरोलस लिनियस ने ही सबसे बढ़िया तरीका दिया ऑर्गेनिजम्स के नामकरण का। उनके नाम के रखने के प्रोसेस को सबसे पहले जो उजागर किया वो थे कैरोलस लिनियस, समझे।
सो नाउ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर एज फॉलोज। टैक्सोनॉमी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले। सो कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर हो गया कैरेक्टराइजेशन, दो नंबर हो गया आइडेंटिफिकेशन, है ना। So this include determination of the similarities of an organism with an already known organism। कोई organism मौजूद है जो उसके साथ सिमिलैरिटी, जैसे छिपकली की सिमिलैरिटी बॉडी डिजाइन घड़ियाल के साथ या क्रोकोडाइल के साथ है कि नहीं। क्रोकोडाइल मान लो है, छिपकली आपने पहली बार देखा तो आप कंपेयर करेंगे ये किसकी तरह दिख रही है। छिपकली बिल्ली की तरह तो नहीं दिख रही, घड़ियाल की तरह दिख रही या क्रोकोडाइल की तरह दिख रही। ऐसे करके हम बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली नामकरण होगा, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हो गया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, पहले कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक लंबी पूंछ है, चार पैर हैं, है ना, इलोंगेटेड बॉडी है, दीवार पे सरक सरक के चलते, तो पहले तो कैरेक्टराइजेशन करिए। कैरेक्टराइजेशन जब हो गया उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप उसका कोई नाम रख दीजिए, है ना, अब उसका कोई नाम रख दीजिए। ये है प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या क्या पहला स्टेप है क्या दूसरा स्टेप है, इस पे प्रश्न आता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन। What is the second step in taxonomy? Identification. And what is the third step in taxonomy is nomenclature. Nomenclature is the third step. तीसरा step है नामकरण, है ना। आप देखो हर जगह यही होता है। कोई बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले तो कैरेक्टर देखेंगे ना, नाक कैसी है, स्किन कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, फिर आइडेंटिफिकेशन, अच्छा ये पापा से मिलता जुलता है या मम्मा से मिलता जुलता है, और फिर नाम रखने की बारी आती है। हालांकि ये साइंटिफिक नहीं है, ये तो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से है, दिस इज नॉट साइंटिफिक। लेकिन साइंटिफिक में भी वही प्रोसेस है। जैसे एक बड़ा फनी वाक्य आपको मैं बताता हूं। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ढूंढा। ब्रिटिश नेवी में थे, आई थिंक कैप्टन के पद पर थे, तभी कैप्टन जेम्स कुक का नाम कैप्टन के साथ आता है। ही वॉज अ कैप्टन इन ब्रिटिश नेवी। और जब एक जमाना था जब यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी नए नए देशों को ढूंढ रहे थे, है ना। किसी ने क्रिस्टोफर कोलंबस से शुरू होती है बात, अमेरिका ढूंढ दिया, है ना। तो वो जो है साउथ की तरफ चल रहे थे, तो उनको ये था कि उधर कुछ हो सकता है, तो दे रीच्ड ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले सभ्य समाज का कोई भी इंसान ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंचा था। हाँ, प्राचीन आदि मानव थे वहां पर, कुछ एबोरिजाइंस थे, वहां के नेटिव लोग ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी थे, लेकिन पूरी दुनिया को उनके बारे में पता नहीं था। तो कैप्टन जेम्स कुक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तंबू तान लिया, कैंप किया, समंदर के किनारे ही कैंप करेंगे, बहुत इंटीरियर में तो गए नहीं थे, समंदर के किनारे। अगले दिन सुबह वो सो करके उठते हैं तो उनको एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। उन्होंने सबसे पहले उस जानवर के बारे में अपनी डायरी में नोट किया, वो डायरी मौजूद है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस जानवर का कैरेक्टराइजेशन किया। क्या कैरेक्टराइजेशन किया, उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि आज मैंने एक जानवर देखा जो चूहे के कलर का है। किसके कलर का है, चूहे के कलर का है, चूहे जैसा कलर है, जैसे चूहे का कलर होता है वैसा कलर, और मेंढक की तरह कूद कूद के चलता है। तो कलर, स्किन कलर चूहे से मिलता है और चाल मेंढक की है, साइज कुत्ते का है। ये कैरेक्टराइजेशन किया। बाद में फिर आइडेंटिफाई हुआ कि ऐसा कोई जीव तो दिखा नहीं धरती पर, ये कुछ अलग ही है, ये आइडेंटिफाई करके आया। और फिर फाइनली उसका नाम रख दिया गया, नोमेनक्लेचर। साधारण भाषा में उसको कैंगरू कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में कंगारू, और साइंटिफिक नेम में मैक्रोपस रूफस, है ना। ये साइंटिफिक नेम भी एक चीज है नहीं। तो nomenclature, it is the determination of correct name of an organism according to established universal rule। बच्चे का नाम चंगू मंगू पप्पू कुछ भी रख दो, ये तो आपके घर वालों के ऊपर है, क्या नाम रखना है भाई इस बच्चे का, है। अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग है,
क्रिश्चियंस फादर के पास जाते, फादर आई हैव अ बेबी बॉय प्लीज गिव अ नेम। फादर ने वो कौन सी डंडी रहती है उनके पास, ऐसे टच कराते हैं, आशीर्वाद दिए हैं। कोई पंडित जी के पास गया, पंडित जी नाम बता दो। कोई मौलवी साहब के पास गया कि भाई नाम बता दीजिए। कोई गुरुद्वारे में गया, है ना, अलग अलग देखो तरीका है। या घर वालों ने अपने आप ही मिलकर रख दिया, नहीं इसका नाम तो डेविड रखेंगे। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है, कोई तर्क है? लेकिन जब हम किसी प्राणी का, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे, वैज्ञानिक मत से रखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे, तो उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, कुछ रूल्स होंगे, उस गेम में कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में हायरार्की कैसे मेंटेन करी जाती है। तो टैक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, 3 स्टेप्स हैं। और क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो कैटेगरी को आप सीढ़ी की तरह चुन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में कोई फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड आता, तो एक स्टेप वाइज आता ना, फर्स्ट सबसे ऊंचे, सेकंड थोड़ा नीचे, थर्ड वाला सबसे नीचे, फर्स्ट के साइड में लगाया जाता है, सबसे ऊंचा फर्स्ट, फिर सेकंड, और जो इधर है थर्ड वाला थोड़ा सा नीचे, है ना, एक स्टेप बनाया जाता है ना, तो वो उसको कैटेगरी कह लीजिए। और उसके ऊपर जो खड़ा होगा उस सीढ़ी के ऊपर, वो टैक्सॉन है। टैक्सोनॉमी का एक यूनिट टैक्सॉन है ना, तो इसको अभी आगे भी बताऊंगा। जैसे किंगडम हो गया, किंगडम वो सीढ़ी है, किंगडम सीढ़ी के ऊपर कौन है, किंगडम एनिमलिया हो सकता है, किंगडम प्लांटे हो सकता है, किंगडम फंजाई हो सकता है। ठीक इसी तरह से किंगडम के बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीजन शब्द का इस्तेमाल होता है, डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस वजह से इनको ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ऑब्लिगेट, मतलब इनके बगैर क्लासिफिकेशन अधूरा है, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी भी देख लेते हैं। एक है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, सेल से रिलेटेड कैरेक्टर की स्टडी को देखें, सेल के अंदर जो भी हमारा क्रोमोसोम और बाकी ऑर्गेनल्स हैं उसको देखें तो साइटोटैक्सोनॉमी। देन कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और उसके अंदर मौजूद डीएनए, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। सो बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, ये सब नई साइंसेज हैं। नॉर्मल टैक्सोनॉमी जो शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन था उसमें कैरियोटैक्सोनॉमी नहीं था, साइटोटैक्सोनॉमी नहीं था, ये बाद में इंक्लूड किया गया। ठीक है ना। सो कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोमल बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखाई दिए जैसे, ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से। देन कम्स कीमोटैक्सोनॉमी, यूज ऑफ केमिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट in solving taxonomic problem is called chemotaxonomy और chemical taxonomy। इसमें केमिकल नेचर को देख करके किया जा सकता है। ठीक है। Now, what is the basis of modern taxonomic studies? In the initial years of taxonomy, only morphological characters were considered। शुरुआत में जब टैक्सोनॉमी की विद्या डेवलप हो रही थी, उस टाइम पर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही संज्ञा दी जाती थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही पढ़ा जाता था। Due to advancement in technology, structure of cells, development process of the organism, evolutionary relationship among each other, it is also used for classifying the organism। जो मैंने आपको पहले ही बताया, वेल हमसे रिलेटेड है, इवोल्यूशन के प्रोसेस में वो हमसे नजदीक है ना, तो इसलिए उसको भी कंसिडर किया जाता है इन सारी बातों को। ठीक। अब एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स, तो टैक्सोनॉमी हो गया ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को, उस टैक्सोनॉमी को थोड़ा और बड़ा आकार दिया गया जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया,
तो इस प्रोसेस को अब सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स, वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी को ही पाते हैं। सिस्टमैटिक्स टर्म सबसे पहले कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ने यूज किया था। So systematics is the discipline of biology which deals with the kind and diversity of organism and their relationships. टैक्सोनॉमी में रिलेशनशिप्स को नहीं इंक्लूड किया गया था। टैक्सोनॉमी तो बस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज कर दिया गया, जो कैरेक्टर्स विजिबल थे उसके आधार पर। लेकिन सिस्टमैटिक्स में कौन कहां से निकला है, कौन किसका मतलब एंसेस्टर्स की हिस्ट्री क्या थी, वो सब इंक्लूड किया जाता है, तब जाकर के इस तरह से एक चार्ट बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ शुरुआत में जो जीव धरती पर डेवलप हुए वो दो ब्रांच में बट गए थे, एक बैक्टीरिया, एक आर्किया। आर्किया वाज द फर्स्ट वन, सबसे पहले आर्किया को माना जाता है। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों का कॉमन एंसेस्टर था, प्रोजीनोट करके एक लाइफ फॉर्म विच वाज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ आर्किया एंड बैक्टीरिया, और वहीं से दो ब्रांचेस निकली, फिर इनमें ब्रांचेस निकलती गई। इसी तरह बैक्टीरिया के बाद फिर आगे के किंगडम जैसे प्रोटिस्टा आया, फिर प्लांट एनिमल। तो ये जो एक रिलेशनशिप की बात होती है, दिस इज एक्चुअली सिस्टमैटिक्स, अदरवाइज इट्स ऑल टैक्सोनॉमी। ठीक, न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स एक और ब्रांच। देखो ये सारी बातें बताना है, एनसीईआरटी में हर एक बात नहीं दी हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये 100% पता होना चाहिए। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन, मान लो मैं कहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के ऑप्शन में ही नीट में आ गया कि न्यू सिस्टमैटिक्स जूलियस हक्सली ने टर्म दिया था, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। सो न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स इज बेस्ड अपॉन ऑल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, सब कुछ ले लिया गया। तो पहले आया टैक्सोनॉमी, जिसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हुआ, तीनों एक लाइन से बताया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी। फिर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड कर लिया, तो आ गया सिस्टमैटिक्स। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया, तो आ गया न्यू सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना, बायोसिस्टमैटिक्स कहा जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? It helps in providing knowledge of great diversity of animal and plant. It provide information regarding evolution that took place among plants and animals by knowing their distinction, relationship, habit, habitat, etc. इससे एक संपूर्ण पिक्चर बन के तैयार हो जाती, एंटायर ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाता। It helps in identification of fossils, ऐसे जीव जो अब हैं ही नहीं, उनके जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो उनको भी पुट करोगे ना, जो है उसको पुट कर लिया, पुराने का पता ही नहीं। डायनासोर अब तो है नहीं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए आज के जो जीव हैं, जिंदा हैं, जीवित हैं, आपने उनको क्लासिफाई कर दिया, लेकिन अब आपको यह नहीं पता कि पुराना जो डायनासोर था या कोई पुरानी मछली थी वो किससे मिलता जुलता है, उसके लिए भी तो जगह रखनी पड़ेगी। तो उसकी जगह रखी, तो इसका मतलब है कि आप टाइम में भी पीछे तक गए, तो एक इवोल्यूशन के पैटर्न को भी आपने परख लिया, देख लिया। हम इवोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो ये समझने वाली बात है, आज की बात नहीं हो रही, सिर्फ जब से धरती बनी है तब से बात शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो आज की डेट में सिस्टमैटिक्स में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, तब जाकर के संपूर्ण बात बनी। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब हम नोमेनक्लेचर में यहां पॉलिनोमियल आ रहा है, पहले बायनोमियल पढ़ेंगे फिर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक। सिस्टमैटिक्स के बारे में आपने जानकारी ले ली, आपने बायोडाइवर्सिटी के नंबर्स के बारे में जानकारी ले ली, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, है ना, और उनकी स्टडी कैसे होती है। टैक्सोनॉमी के प्रथम आयाम कैरेक्टराइजेशन, द्वितीय आयाम दूसरा
एस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा एस्पेक्ट है नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण, और नामकरण की प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरी देख ली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इन्हीं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के आधार पर क्लासिफिकेशन होगा, जिनको ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहते हैं, इसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम नोमेनक्लेचर पर आएंगे और कैरोलस लिनियस के द्वारा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। सो आज के इस सेशन में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।